एक्सपर्ट कहते हैं किसी एक काम को हर रोज अगर आप करते हैं बिना गैप के 365 दिन, तो आप उस काम में टॉप 5% में पहुंच जाते हैं। हमने अपने गोल्स को मैनिफेस्टेशन समझ लिया तो हम वो ऑटो सजेशन करते हैं, मेरे पास ये कार आ रही है, मेरे पास रोज सुबह उठ के, अरे वो रोज सुबह ऑटो सजेशन की जरूरत नहीं है। रोज सुबह लोग बोलोगे मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ सांस, बात खत्म हो गई। मैं डरा हुआ नहीं हूँ, जितनी बार मैं बोल रहा हूँ मैं डरा हुआ नहीं, उतनी बार डर मुंह से निकल रहा है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये तो एक न्यूरोटिक सिग्नल है। आप एक सिंपल व्यक्ति हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, खत्म हो गई बात। ना बार बार रिमाइंड क्यों करा रहे हो? अगर आपने नेचर के साथ अपनी कनेक्टिविटी कर ली है, फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेचर आपसे वो सब करवा लेगी जो उसको करवाना है आपसे। मैनिफेस्टेशन यामिनी जी बहुत गहरा वर्ड है। आपको पता लग जाएगा प्रकृति ने मुझे बड़े काम के लिए चुना है, आप अपने आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे। ध्यान भीतर का नहाना है, इट्स एन इनर बाथ। तो अगर आप कुछ नहीं भी 2 मिनट के लिए भी बस खाली शांत बैठ जाएं आंख बंद करके, आपको ध्यान की कला नहीं भी पता है, अपनी ब्रेथ को फॉलो करें, अपने थॉट्स को फॉलो करें, अपनी फीलिंग्स को फॉलो करें, और चलो मेडिटेशन नहीं, इमेजिनेशन ही कर लें कि मैं पूरे यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हूँ और मैं पूरे यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, जहाँ भी हैं, सबके शुभ वेलबींग के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, वो भी बहुत है। कभी कभी फ्यूचर दिखता नहीं है तो उसको पास्ट के साथ फ्यूचर को दिखाना पड़ता है। पास्ट इतना भी खराब नहीं है। हम क्या करते हैं, जो पास्ट में नेगेटिव हुआ है ना, उसको हर बार याद करते हैं, तो जो अच्छी चीज़ है वो दब जाती है। माइंड बहुत डेंजरस चीज़ है। माइंड ये ऐसा हथियार है कि आपको काट भी सकता है और आप इससे कट भी सकते हो और काट भी सकते हो आप। तो जितना माइंड को डल करोगे, यार आज मूड नहीं, बोलेगा ठीक है पड़ा रहे भाई, और डल करता जाएगा। तो आपको उस डलनेस के साइकिल से बाहर निकलनी है, वरना आप इसके ट्रैप से, फिर आप किताब पढ़ो पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ मोटिवेशन, और कुछ डल माइंड जब भी पढ़ेगा और डल होगा। वर्तमान स्थिति में नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही चुनौती के दौर से गुजर रही है। पुराने कॉन्सेप्ट काम नहीं करेंगे, पुराना मोटिवेशन काम नहीं करेगा। मंच पे खड़े होके अगर ट्रेनर ये अपलाइन ये बोलता है मैंने हवाई जहाज खरीद लिया, या मैंने ये खरीद लिया, या मैंने स्काई डाइविंग कर ली, स्कूबा, ये सब वर्ड अब काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास एक ऐसा क्राउड आ रहा है जो कह रहा है भाई मुझे तरीका बताओ, मुझे नहीं पता है नेटवर्क मार्केटिंग। मार्केट में आप देख ही रहे हैं 99 से लेके 99,000 तक का एक ट्रैक चलता है। एक ही कस्टमर से 10 बार हम पैसे लेते हैं। मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा है। अगर वैल्यू मैं दे रहा हूँ, नया कंटेंट दे रहा हूँ, चलेगा। अगर मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, उसी कंटेंट को थोड़ा इधर उधर करके दे रहा हूँ, तो हम बाकियों के लिए भी मार्केट खराब कर रहे हैं। आपको अगर नेटवर्क से पैसा आ रहा है तो आपको एजुकेशन बहुत सस्ती कर देनी चाहिए। एजुकेशन से भी कमाऊँ, नेटवर्क से भी कमाऊँ, मैं रिकमेंड नहीं करता। सेलिंग इज जस्ट अ सेलिंग। इसमें ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बाकी कोई नहीं कर रहा है, वो ब्रांडिंग है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में। और आज जिस शख्स से हम मिलने वाले हैं, उन्होंने 30 से भी ज़्यादा साल का अनुभव अपना ट्रेनिंग में, मोटिवेशन में, एजुकेशन में दिया है। तो आपके लिए बहुत कुछ है उनसे सीखने के लिए, क्योंकि उन्होंने 4-5 बुक्स भी लिखी हैं और 100 से भी ज़्यादा शहरों में लाइव ट्रेनिंग दी है और हज़ारों लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन किया है। तो क्या आप भी तैयार हैं अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस पॉडकास्ट के थ्रू? और दोस्तों इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड्स मोस्ट अवेटेड इवेंट NMA 2025 आ रहा है अप्रैल में, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम श्योर आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। उसके डेली अपडेट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वेबसाइट से ज़रूर जुड़ें। तो आइए मिलते हैं मिस्टर राजेश जी से। धन्यवाद यामिनी सर, जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में। हम बहुत खुशनसीब हैं
कि आज आपका जो टाइम हमें मिला और आज जो हम सीखने वाले हैं, मैं पहले से ही एक्साइटेड हूँ। आपने जो 2 शब्द यूज़ किए कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पहले से और खुशनसीब है, बिल्कुल यही हमारे ऊपर लागू होती है कि आपने हमें मौका दिया और ये शायद हमारी दूसरी मुलाकात है, हाँ जी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी इक्वली एनर्जेटिक हैं, आशाओं से भरे हुए हैं कि आज के डिस्कशन में बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और बाँटेंगे। 30 साल एक बड़ा लंबा समय है, पर उससे पहले कैसे ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ और डायरेक्ट सेलिंग से कैसे कनेक्शन बैठा, ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में इसको बताने की। बिल्कुल सर। मेरी पैदाइश और परवरिश कोलकाता में हुई ओके। और मेरे फादर बिजनेसमैन थे। उनकी 4 दुकानें थी रेडीमेड गारमेंट्स की कलकत्ता में। ओके। बट मेरा शौक़ गाना गाने में, मंच पे ड्रामेटिक्स में, एक्टिंग में, पोइट्री में, मतलब मैं थोड़ा कल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था। एक परफॉर्मर थे आप। हाँ हाँ, मतलब मंच और माइक, ये मैं बचपन से समझ गया था कि इसके साथ कोई पुराने जन्म का रिश्ता है मेरा। तो कलकत्ता में आज भी, कोलकाता जिसको कहते हैं, आज भी मौजूद हैं शकील अंसारी, जो कि कोलकाता के टॉप होस्टिंग करते हैं, जिनको हम एंकर बोलते हैं, आज भी वो हैं। तो मैं शकील भाई का प्रोग्राम छुप छुप के, पिताजी से छुप छुप के देखता था। ज़्यादातर लोग तो तालियां बजाने जाते थे, बट मैं नोट्स बनाता था मन मन में कि ये मंच पे कैसे आ रहे हैं, माइक को कैसे पकड़ रहे हैं, बेस आवाज़ में कैसे ला रहे हैं। अगर ये शकील भाई ये भी कर रहे हैं तो ये कहाँ से ये मैं, मेरी मेमोरी जो है फोटोग्राफी मेमोरी है, बहुत जल्दी मैं पिकअप करके डिलीवर करता था और घर में मैं प्रैक्टिस करता था। ये काम 12 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक चला, जिसको किसी को नहीं पता है, शकील भाई को भी नहीं पता है। और मैं इंतज़ार कर रहा था एक दिन मुझे मौका मिले तो मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट डिलीवर कर दूं जो मैंने सीखा है। 19 साल की उम्र में मुझे एक परफॉर्म करने का मौका मिला। उनके मैंने सारे शेर और शायरी और उर्दू ज़बान, थोड़ी भगवान की मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि उर्दू और हिंदी का कॉम्बिनेशन रहा मेरे यहाँ, क्योंकि पिताजी उर्दू के शेर शायरी सुनाते थे और स्कूल में हिंदी जो गद्य भारती पद भारती हमें बोलना पड़ता, तो हिंदी उर्दू दोनों का मेरे ऊपर एक ब्लेसिंग भगवान की रही। तो मैंने 19 साल की उम्र में मौका मिला तो मैंने पूरा जो 6 साल में कलेक्ट किया था वो अनपोर कर दिया और लोगों की तालियां मिली। किसी ने कहा इसी प्रोफेशन में जाओ। ये मेरी पहली शुरुआत है करियर की। और 20 साल की उम्र में फादर का बिजनेस कोलैप्स कर गया और हम एक ही रात में दिल्ली आ गए, सब कुछ छोड़ के। मैं, मेरी 2 सिस्टर, फादर। आने के 6 महीने में फादर की लंग कैंसर से डेथ हो गई। पालिका बाज़ार में मैं हैंगर लगाना शुरू किया। पालिका बाज़ार गेट नंबर 5 से आप नीचे उतरेंगी, 265 नंबर की दुकान आएगी, उसके पास मेरा टी शर्ट का हैंगर लगता था। यहाँ से शुरुआत, फेज़ 2। अचानक से सब कुछ बदल गया। लेकिन 3-4 तालीम फादर ने दी थी कि एक तो पीछे मुड़ के मत देखना, एक अंग्रेज़ी थोड़ी मोड़ी ज़रूर बोल लेना, एक किसी काम को ना नहीं करना, और एक लोगों से रिश्ते जरूर, जो आप नेटवर्क की बात कर रही हैं। बस ये 4 काम फॉलो किए। फिर मुझे HP में जॉब मिली, ह्यूलेट पैकर्ड, जिसका लैपटॉप आप यूज़ करती हैं, सीधा वहाँ से HP में जॉब मिली। वहाँ मैंने दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग ली जो मैं देता हूँ। ट्रेनर से मैंने कहा मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तू कल जॉब छोड़ सकता है। मैंने अगले दिन ही जॉब छोड़ दी, इकलौता कमाने होने के बावजूद। मम्मी से मैंने बोला 6 महीने में कुछ नहीं दे पाऊँगा। कहीं ना कहीं पैशन था। हाँ जी, हाँ जी। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, 7वें महीने में ट्रेनर बन के दिखाना पड़ेगा। मम्मी ने कहा 6 महीने में पैसे नहीं मांगूंगी, बट 7वें महीने में बनना पड़ेगा। तो जब माँ का सपोर्ट मिल गया तो फिर क्या चाहिए। और इस तरह 94 से मेरी ट्रेनर की यात्रा शुरू हुई। मतलब ये मैं आपको 90 से 94 की जर्नी बता रहा हूँ। इसमें फिर नेटवर्किंग भी आता है, वो मैं अगला जब प्रश्न आएगा तो बात करूँगा। ये एक फास्ट फॉरवर्ड जर्नी है मेरी। तो सर बड़े अप्स एंड डाउन्स हैं, पालिका से लेके एक ट्रेनर तक बड़ी ज़बरदस्त जर्नी है आपकी। तो अब डायरेक्ट सेलिंग से कैसे कनेक्शन बैठा ये? तो अब आप इसको ऐसे समझे, सुबह मेरी मम्मी चाय की पत्तियों के 100 ग्राम के पैकेट बना के देती थी, तो मैं सीलमपुर में चाय की पत्तियां दे के जाता था पालिका बाज़ार। तो 10 से 5 पालिका बाज़ार काम किया और शाम को सीलमपुर से होता हुआ पेमेंट कलेक्ट करता था। 2 काम एक साथ करता था। अच्छा, ठीक है। इसी दौरान किसी भाई ने कहा कि 1-1.5 घंटा तुम पार्ट टाइम बिजनेस भी करो। तब डायरेक्ट सेलिंग को पार्ट टाइम बिजनेस का नाम दिया जाता था। पैसिव इनकम और सेकेंड इनकम, ये सब तो वर्ड अब आए। तो मैंने कहा यार मैं कैसे बिजनेस करूंगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है इन्वेस्ट, पर इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सफदरजंग एनक्लेव में एक बड़ी कंपनी का प्रोग्राम के लिए उन्होंने मुझे बुलाया। मैं गया
वहाँ पे कोई लीडर थे जो प्रेजेंटेशन, मुझे उनका प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। जिस स्टाइल में वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा 2 घंटे आपका जीवन बदल सकता है, 9 से 6 पेट के लिए काम करो और 6 से 8 तकदीर बनाने के लिए काम करो। ये लाइन मुझे अभी भी याद है। 2 घंटे आपको वो दे सकती है जो 9 से 6 आपको नहीं दे पाएगा। तो इस तरह मेरा जो स्पॉन्सर था, उन्होंने मुझे हेल्प की, चीज़ को समझाया। उन्होंने कहा तू एजुकेशन ले, बस कोई हुनर की ज़रूरत नहीं, केवल एजुकेशन ले। और धीरे धीरे मैं डायरेक्ट सेलिंग के गेम को समझने लगा। बट चूंकि मेरा इंटरेस्ट ट्रेनिंग में था, तो मैं इस बिजनेस से होते हुए ट्रेनिंग में बहुत जल्दी जंप कर गया। ये मेरी डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत थी। तो सर, इस 30 सालों का जो आपका लंबा सफ़र रहा ट्रेनिंग का, इसका निचोड़ आज हम लेंगे इस पॉडकास्ट में। ज़रूर। तो हम शुरुआत करते हैं कि जो आपने अपने करियर की, ट्रेनिंग करियर की शुरुआत करी, तो वो कॉरपोरेट्स में ट्रेनिंग आपने बहुत ज़्यादा दी है। हाँ। तो किस तरीके की ट्रेनिंग वो रहती थी, और डायरेक्ट सेलिंग में उससे हम कैसे उसका जो है निचोड़ ले सकते हैं? देखिए, मैं ट्रेनिंग के प्रोफेशन में 94 में आया, बट ट्रेनिंग देने की शुरुआत 97 से की। ओके। 3 साल में अपने गुरु मिस्टर अर्षित घोष, जो मेरे गुरु का नाम है, मिस्टर अर्षित घोष, ठीक है, ओके। उनके साथ में रहा। 97 में उन्होंने कहा भाई एक विंग मैं संभालता हूँ, एक तू संभाल। तो हमने ओपन पब्लिक ट्रेनिंग पहले देनी शुरू की। यानी हम ओपन सेमिनार देते थे हिंदी भवन में, ITO पे, लोग हमें सुनने आते थे। और फिर हमने कोर्स डिज़ाइन किया जो कि 4-4 घंटे पर सेशन का था, 12 सेशन, 48 घंटे का कोर्स। शुरुआत यहाँ से की थी, और वो इतना हिट हो गया कि सीट नहीं होती थी हमारे पास, 32 लोग ही लेते थे। वेटिंग लिस्ट चलती थी उस समय। पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स हम करवाते थे, लीडरशिप और पब्लिक स्पीकिंग का। हमारा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था। जिस लेवल की मेहनत करते थे, और आज भी वो एलुमनाई स्ट्रॉन्ग है, आज की डेट में बनी हुई है, ठीक है। अब वहीं से कॉरपोरेट को पता लग गया, वहीं से डायरेक्ट सेलिंग वालों को पता लग गया। तो हिंदी भवन में हमने लगभग 15 साल, 94 से लेके आप समझ लें 2004-5 तक हिंदी भवन में कोर्सेज कराए, 15-16 साल। और फिर इसी तरह चंडीगढ़ में कराए, अमृतसर में करवाए, लुधियाने में करवाए, बॉम्बे में करवाए, ओपन प्रोग्राम। तो ये जो आप प्रोग्राम की बात कर रहे हो, ये उस टाइम पर बहुत बड़े हिट थे। हाँ, अरे सुपर हिट। और आज जो सिनेरियो है, हाँ, आज जो सोशल मीडिया है, तरह तरह के ट्रेनर्स हैं, हाँ। अलग अलग तरीके की उनकी मेथोडोलॉजी है, या क्या आप कह सकते हैं टैक्टिक्स हैं। तो क्या अब जो माहौल है वो कैसा है, आप क्या समझते हैं? क्या ये अच्छा माहौल है कि इजीली एक टाइम था जो लोग पेशेंटली सुनने आते थे, समझते थे गहराई से, अब जो टाइम है कि आपको 30 सेकंड में या 60 सेकंड में वो ज्ञान मिल जाएगा, पूरी ट्रेनिंग दे देते हैं वो एक रील में, तो वो कितना डेंजरस है या कितना बेनिफिशियल है, ये आपसे सुनना चाहेंगे। अच्छा प्रश्न है। और किसी व्यक्ति को लेके कमेंट करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसको हम ऐसे देखें कि अगर 9 महीने में एक बच्चे की डिलीवरी होती है, तो 9 महीने में ही होगी। अगर हम इसको, इस आंसर को, इस क्वेश्चन को इस आंसर के साथ रिलेट कर दें, 1 सेकंड में कैसे सीख लेगा? एक हैबिट का वो गुलाम है, एक माइंडसेट का गुलाम है, एक कंडीशनिंग चल रही है, झट से परिवर्तन नहीं होता। उसको प्रैक्टिस करके 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 एक्सपर्ट कहते हैं किसी एक काम को हर रोज़ अगर आप करते हैं बिना गैप के 365 दिन, तो आप उस काम में टॉप 5% में पहुंच जाते हैं। ये रिसर्च है। एकदम फोकस रखना पड़ेगा, आप डेविएट नहीं हो सकते हैं। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो हम ये YouTube हो गया, WhatsApp हो गया, इंस्टा हो गया, ये टूल्स हैं, लेकिन ये हमारे मालिक बन गए, हम इनके गुलाम बन गए। हमारा स्क्रीन टाइम कितना है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीन टाइम में क्या किया मैंने वो प्रॉब्लम है। स्क्रीन टाइम मेरा भी बहुत अच्छा खासा है, लेकिन मैं 2 घंटे ऑडियो की ट्रेनिंग लेता हूँ, 1.5 घंटे ऑडियो की गाड़ी में पूरा चलाता हूँ। मेरी गाड़ी यूनिवर्सिटी, ऑटोमोबाइल यूनिवर्सिटी कहता हूँ, वो मैं सेल्फ ट्रेनिंग ले रहा हूँ, वो भी स्क्रीन टाइम में काउंट होता है। लेकिन हम लोग इतनी जल्दी जंप करते हैं, अभी किसी को सुना फिर जंप कर गए। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि आपको अपने टॉप 2 स्पीकर ट्रेनर कोचेज 1 साल के लिए सुनने चाहिए और बाकी को हटा देने चाहिए। एटलीस्ट 1 ईयर के लिए 2, बस 2 से ज़्यादा नहीं। मैंने हर वक्त 2 रखे भाई, ये और ये, इसमें ये, इसमें ये। अभी भी मैं जो खुद ट्रेनिंग खुद के लिए चल रही है, मेरे 2 ट्रेनर हैं, वो ऑडियो वीडियो बेस्ड है। नेचुरली मैं अमेरिका नहीं जा सकता, तो मैंने हमेशा, व्यक्तिगत बात मैं आपसे कर रहा हूँ, 30 साल के बावजूद भी इस वक्त भी मेरे पास 2 ट्रेनर हैं जिनसे मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ।
अगर मैंने 20 कर दिया तब तो फिर मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन के साइक्लोन में आ जाऊंगा या उसमें तूफान में आ जाऊंगा कि मैं इम्प्लीमेंटेशन कर ही नहीं पाऊंगा। यहीं पे 1:99 का रेशियो, 99 इसीलिए ट्रेनिंग को नहीं कर पाते क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इसको भी सुन रहे, फाइनली वो बोलेंगे सब बेकार है, मोटिवेशन बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये आपका एक शॉर्ट आंसर है जो आपने पूछा कि आज के कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे देखें। बेसिक नहीं बदला जा सकता है, प्रोसेस थोड़ा बदला जा सकता है। और वो प्रोसेस कैसे बदला जाएगा? जैसे टेक्नोलॉजी एक प्रोसेस है। उस समय हम लोग वाइट बोर्ड यूज़ करते थे, मार्कर यूज़ करते थे, आज पीपीटी यूज़ करते हैं। उस समय एक वो स्लाइड यूज़ करते थे, आज पीपीटी यूज़ करते हैं, या टेक्नोलॉजिकली तरीका यूज़ करते हैं। प्रोसेस है, ये टूल्स है। बट बेसिक जो है, जो डिसिप्लिन है ग्रास्पिंग की, वो तो बदली ही नहीं जा सकती है, वरना आप फ्लिकरिंग माइंड है, अब इधर अब इधर, अब इधर अब इधर। इतना दौड़ता हुआ मन जल्दी से कोई बड़ा काम नहीं कर पाता। वो घूम के वहीं मिलेगा 1 साल बाद आपको, आप चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। अब हम एक बारी जो आजकल एक ऐसा टॉपिक है जो हर यूट्यूब पे, हर फेसबुक पे, हर इंस्टा पे है, वो है मैनिफेस्टेशन जी। और उसके इतने वर्जन्स निकल गए हैं जितने शायद कभी किसी ने सोचे नहीं होंगे। तो एग्जैक्टली हम आपके नज़र से जानना चाहेंगे ये जो है मैनिफेस्टेशन क्या है? ओके, चूँकि मैनिफेस्टेशन पे कोई कॉपीराइट किसी का नहीं है अभी तक क्लेम, तो मैं अपना वर्जन दे सकता हूँ। अगर किसी का कॉपीराइट क्लेम होता तब तो फिर बड़ा रिस्की हो जाता कि भाई जो आप बोल रहे हैं और जो कॉपीराइट है उसमें डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। ओके, हम मैनिफेस्टेशन को थोड़ा इस तरीके से समझते हैं। अगर आपने नेचर के साथ अपनी कनेक्टिविटी कर ली है, फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेचर आपसे वो सब करवा लेगी जो उसको करवाना है आपसे। हम बड़े छोटे से कुएं के मेंढक को मैनिफेस्टेशन समझ लेते हैं, भाई इतने पैसे कमा लूँ ये मैनिफेस्टेशन है, एक मकान बना लूँ ये मैनिफेस्टेशन है। वो छोटे छोटे गोल्स हैं, मैनिफेस्टेशन नहीं है। मैनिफेस्टेशन का जो मेरी नज़र में मायने हैं वो ये है कि प्रकृति ने मुझे 80 करोड़ 85 करोड़ योनियों के बाद जो ये मनुष्य का जीवन दिया है, इसके पीछे बहुत बड़ी प्रकृति की योजना है। इस गेम को अगर मैं समझ गया तो देन आई बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर। फिर नेचर मुझसे अपना काम पूरा करवाने के लिए सब कुछ करवा लेगी, मुझे बस उसके पास सरेंडर कर देना है। मेरी नज़र में एक्चुअल मैनिफेस्टेशन। तो जैसे अगर किसी को मिलियनेयर बनना है या किसी को, अगर मिलियनेयर बनना मेरा पर्पस है और वो नहीं, मिलियनेयर बनना मेरा गोल है, बट पर्पस है कि मैं दुनिया के अंदर से गरीबी मिटाना चाहता हूँ, स्कूल्स खोलना चाहता हूँ, एजुकेशन देना चाहता हूँ, तो नेचर अपने आप व्यवस्था कर देगी। पर्पस फिर नेचर के साथ लिंक हो गया ना, ये तो गोल हो गया मिलियनेयर। तो अपना कोई सेल्फलेस एक पर्पस जो है, हाँ, सेल्फलेस पर्पस उसके साथ जोड़ दें। मैनिफेस्टेशन जुड़ेगा ही सेल्फलेस पर्पस के साथ। गोल सेल्फिश पर्पस के साथ जुड़ते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बात कही सर आप। जी, मैनिफेस्टेशन का मतलब ही है कि आप पर्पस के साथ जोड़ेंगे, सेल्फलेस ही मतलब है। आप देखते नहीं, बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज जो भी अच्छे हैं वो कोई गोल नहीं बनाते, सारे गोल पूरे हो जाते हैं। क्या रीज़न है? क्योंकि अपने आप उनका नेचर पर्पस बहुत बड़ा है। पर्पस बड़ा, लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना। नेचर ने उनको चुना है, चाहे वो किसी धर्म से क्यों ना हो, किसी भी जात से क्यों ना हो, किसी बिलीफ सिस्टम के क्यों ना हो, वो नेचर के पास सरेंडर कर देते हैं। सारे आश्रम भी बन जाते हैं, लोग भी आ जाते हैं, पक्षी भी आ जाते हैं, चिड़िया भी आ जाती हैं, और आप उनको बिल्कुल एक तथागत स्थिति में पाएंगे, विजडम के साथ पाएंगे, सिद्ध प्रज्ञा में पाएंगे, विजडम में पाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने नेचर के पास सरेंडर कर दिया कि भाई अब तू संभाल, जो तू गाइड करेगी मैं फॉलो करूँगा। मैनिफेस्टेशन का एक्चुअल रूप ये है। हमने अपने गोल्स को मैनिफेस्टेशन समझ लिया तो हम वो ऑटो सजेशन करते हैं, मेरे पास ये कार आ रही है, मेरे पास रोज़ सुबह उठ के, अरे वो रोज़ सुबह ऑटो सजेशन की ज़रूरत नहीं है। रोज़ सुबह लोग बोलोगे मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ सांस, बात खत्म हो गई। मैं डरा हुआ नहीं हूँ, जितनी बार मैं बोल रहा हूँ मैं डरा हुआ नहीं, उतनी बार डर मुंह से निकल रहा है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये तो एक न्यूरोटिक सिग्नल है। आप एक सिंपल व्यक्ति हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, खत्म हो गई बात ना, बार बार रिमाइंड क्यों करा रहे हो?
एक कोई व्यक्ति बोलता है मैं बहुत ऑनेस्ट आदमी हूं। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना पता कैसे पड़ता। ऑनेस्टी कभी चिल्ला के बात नहीं करती है। कॉन्फिडेंस कभी आपको ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। कॉन्फिडेंस किसी को लेट डाउन भी नहीं करेगा, किसी को नीचा भी नहीं दिखाएगा। वो इक्वल रेस्पेक्ट देगा इरेस्पेक्टिव ऑफ पोस्ट एंड पोजीशन। वो डोमिनेट नहीं करेगा। तो मैनिफेस्टेशन को हमने बहुत छोटे काम में यूज़ कर लिया है, क्योंकि उसकी गहराई हमें पता नहीं है। हमने यूट्यूब देखा, और आजकल तो यूट्यूब के सब डॉक्टर बन गए हैं। यूट्यूब सर दर्द हुआ यूट्यूब से देख लो, गूगल देख लो, ये प्रॉब्लम हुआ यूट्यूब से देख लो। यहाँ पे दिक्कत आ रही है, टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ यहाँ पे हो रहा है। मैनिफेस्टेशन यामिनी जी बहुत गहरा वर्ड है। आपको पता लग जाएगा प्रकृति ने मुझे बड़े काम के लिए चुना है। आप अपने आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे। हाँ, गोल्स आपको बनाने हैं कि छोटे छोटे, बट आपके काम बनते चले जाएंगे, अपने आप बनते चले जाएंगे। मैं भी ये प्रैक्टिस करूंगी, बहुत काम की बात आपने बताई है। हाँ, आप जैम में फंसी एग्जाम्पल, ठीक है, आपको गूगल दिखा रहा है जैम है, छोटे सा एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। आप उसी जैम में जाइए, आप पर्पस के साथ है, आप देखेंगे कहीं ना कोई रास्ता निकल के जैम खोल के, लाल के बावजूद जैम खोल के चला गया। धीरे धीरे गाड़ी बढ़ते 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 ठीक टाइम पे आ गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके जैम में फंस जाइए और फिर मुझे चेक कीजिए और क्लेम कीजिए। आप देखते नहीं है लोग इतना मतलब पैं पू पैं गाड़ी को लेके कितना परेशान हो जाते हैं, बट आप एकदम काम एंड कंपोज, आप अपने पर्पस के साथ लिंक्ड हैं, वो रास्ता बनाते हुए आप पहुंच ही जाएंगे। मैनिफेस्टेशन को हमने बहुत छोटे छोटे साइकोलॉजिकल पर्पस से यूज़ किया, इसका बड़ा स्पिरिचुअल पर्पस है। कहीं मैनिफेस्टेशन हमारे धर्म के साथ या जैसे आपने बोला स्पिरिचुअलिटी कहीं जुड़ सकता है या जुड़ा हुआ है? एक तो थोड़ा धर्म और स्पिरिचुअलिटी में जितना मेरी नॉलेज है, और सबका सम्मान करते हुए, धर्म एक वो है जो हम एक बिलीफ सिस्टम है, हर एक का अपना अपना एक बिलीफ सिस्टम है। मैं इस धर्म में पैदा हुआ, मैं स्पिरिचुअलिटी मामला वो बहुत यूनिवर्सल मामला है जहाँ तक मैं देखता हूँ। यानी वही ब्लड आपके अंदर है, वही ब्लड मेरे अंदर है, वही कंपैशन आपके अंदर है, वही कंपैशन मेरे अंदर है, वही लव आप। तो स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे जब आप एंटर कर जाते हैं तो छोटी मोटी लड़ाइयों से ऊपर चले जाते हैं। वाइडर पर्सपेक्टिव। हाँ, मतलब किसी को नदी पार करनी है तो कोई नाव पार करके भी कर सकता, नाव से भी कर सकता है, कोई तैर के भी कर सकता है, कोई रस्सी से भी कर सकता है। तो आप कौन से धर्म का रास्ता अपनाएं, ये आपका पर्सनल बिलीफ सिस्टम है, बट पर्पज है उस कंपैशन को पाना है जो अंदर में है। स्पिरिचुअल जोन में जब आप एंटर कर जाती हैं, फिर आप एक यूनिवर्सल सिटीजन हो जाती हैं, ब्रह्मांड की सिटीजन। फिर चांद तारे सितारे पेड़ पौधे सबसे आप कनेक्टिविटी कर लेती हैं। फिर आप चिड़िया के पास बैठेंगी वो तुरंत चलते चलते आ जाएगी, पेड़ के पास बैठेंगे वो थोड़ा झुक जाएगा आपकी तरफ। एक डॉग रास्ते में दिखेगा वो सबके भौंकेगा, आप पे नहीं भौंकेगा, क्योंकि आपकी बॉडी से एक अलग तरीके की उसको खुशबू आएगी जो हार्मफुल नहीं है। आप नए नए डोमेन में चली गई हैं। फिर आप जल्दी से किसी को लेट डाउन नहीं करेंगी, क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगी, ह्यूमिलिएट नहीं करेंगी, बेफालतू की आर्ग्यू नहीं करेंगी, अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए बस बोलना है। आप सब में बदल जाएंगे अगर स्पिरिचुअल डोमेन में चली गई हैं। उससे पहले लड़ाइयाँ हैं सारी, जितना मैं जानता हूं। तो पहले अपने आप को कंपोज और काम, हाँ, और वो सब शुरुआत करना। वहाँ से करो, उसके बाद अलाइनमेंट विद नेचर, और फिर हाँ, फिर गोल्स तो बहुत छोटी चीज़ है, अपने आप हो जाएगी, बहुत छोटी चीज़ है। क्या मेडिटेशन भी कहीं किसी हद तक? बहुत हद तक, बहुत हद तक। मैं अगर अपने शब्दों में कह सकूं कि ध्यान भीतर का नहाना है, इट्स एन इनर बाथ। तो अगर आप कुछ नहीं भी 2 मिनट के लिए भी बस खाली शांत बैठ जाएं आंख बंद करके, आपको ध्यान की कला नहीं भी पता है, 112 तरह के मेडिटेशन हैं विज्ञान भैरव तंत्र में जो बताए हैं लॉर्ड शिवा ने। चलो आपको कोई भी नहीं पता है, फिर भी 2 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ जाएं और अपनी ब्रेथ को फॉलो करें, अपने थॉट्स को फॉलो करें, अपनी फीलिंग्स को फॉलो करें। और चलो मेडिटेशन नहीं, इमेजिनेशन ही कर लें कि मैं पूरे यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हूँ और मैं पूरे यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं जहाँ भी हैं सबके शुभ वेलबींग के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, वो भी बहुत है। उसमें भी आपका काम हो गया, उसमें पर्पस सॉल्व हो गया। आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है नहीं करनी है वो बात की बात है, निर्वाणा पाना है नहीं पाना है, शुरुआत थोड़े थोड़े से करें। आपको फीलिंग आती जाएगी अब मैं धीरे धीरे बड़े लेवल पे कनेक्ट हो रहा हूँ, अंदर से आवाज़ आएगी। कोई बाहर से सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, याद रखिएगा, ये भीतर का सर्टिफिकेट है।
हाँ, अब मैं मेरे अंदर कामनेस बढ़ रही है, पीसफुल बढ़ रही है। अब मुझे बेफिजूल ज़्यादा बोलने का मन नहीं करता है। कोई कुछ बोल भी गया तो ओके भाई, थैंक यू, बाय बाय। प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सूरज को प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चेंजेस के लक्षण है कि मैं स्पिरिचुअल डोमेन में जा रहा हूँ। पर कभी कभी जैसे ये होता है, हम अपना काम खो देते हैं। कई बार हमारे साथ सिचुएशन ऐसी हो गई, हम ये प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, बीच में ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब हम फिर फ्रस्ट्रेटेड हो गए। कोई बात नहीं, कम बैक कितनी जल्दी करते हैं, फिर से वही चीज़ प्रैक्टिस करें। कम बैक कितनी जल्दी करते हैं। ब्रेक डाउन इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रेक थ्रू इंपॉर्टेंट है। हमने जो कामनेस के पल हैं उनको काउंट करना है, जो हम एंगर कर गए उनको काउंट नहीं करना है। आप पूरे 24 घंटे में आधे घंटे भी काम रही ना, उन्हीं को याद रखिएगा, वो बाकी 23.5 घंटे ठीक कर देगा। अंधेरा कितना भी हो, सूरज की एक रोशनी काफ़ी है। बस ये है कि चलो मैं आधे घंटे मैंने वो महसूस किया है भीतर में, बस वो याद रखना चाहिए। धीरे धीरे वो मैनिफेस्ट होता जाएगा, फिर 35 मिनट होते जाएगा, 40 मिनट होता जाएगा। ड्राइविंग कर रही हैं, लंबी सांस से तुरंत याद आ जाएगा, करते 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 ड्यूरेशन उसका बढ़ता जाएगा। ये बहुत खूबसूरत बात जो आपने बताई है, ये हर फील्ड में, हर काम में, हर स्थिति में अप्लाई होती है। बिल्कुल अगर कोई समझे इस चीज़ को, जी वो हर जिस भी क्षेत्र में है, चाहे घर पे है, चाहे वर्किंग एनवायरनमेंट में, हर जगह अप्लाई कर सकता जी है, जो मैंने समझा जी। है। और बहुत ही मतलब सोच के ही मुझे अच्छा लग रहा है कि शायद हम एक अलग ही जोन में चले जाएंगे। हाँ किसी की बात का इफेक्ट नहीं हम पे आ रहा है, हम एक अलग ही वाइब्रेशंस में हैं। जी जी जी, दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। आपको कंपैशन आने लगेगा लोगों के ऊपर कि अभी ये उस लेवल पे है जहाँ कभी मैं हुआ करती थी। चलो इसको मैं दूर से प्रेयर करती हूँ इसके लिए, कभी हमारे लेवल अप होगा। क्योंकि जब हम सेम लेवल पे होते हैं तो आर्ग्यूमेंट में उतर जाते हैं। बट पर्पस यही है इस प्लेनेट पे आने का कि उस चीज़ को पकड़ना जो भगवान ने दिया हुआ है भीतर में, या ईश्वर ने दिया हुआ है भीतर में। हम परेशान होकर लौटते हैं। तो पर्पस, ये मैनिफेस्टेशन का पर्पस एक बहुत बड़ा पर्पस है। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कहीं हम चूक ना जाएं हमारे सुनने वाले। यूनिवर्स ने मुझे एक बहुत खास पर्पस से भेजा है। वो कुछ भी हो सकता है, अलग अलग लोगों का अलग। जैसे ही आपको पर्पस कनेक्ट होगा, आपके अंदर में एक मैसिव चेंज होगा। ये सेकंड में भी हो सकता है, एक दिन में भी हो सकता है, एक साल में भी हो सकता है। सेकंड का भी खेल है। यूँ आँख बंद की, आँख खुली, आप बदल गए। इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ड्रॉप, सब कुछ ड्रॉप हो गया, नहीं मन नहीं कर रहा है, चिल्लाने का मन नहीं कर रहा है। कमजोरी नहीं है, चॉइस है। दोनों में फ़र्क है यामिनी जी। एक तो मैं कमज़ोरी से नहीं चिल्ला रहा हूँ, एक बाई चॉइस, मैं देख लिया चिल्ला के। अब मैं अपनी इनर कामनेस में इतना खो गई हूँ कि अब इच्छा ही मर गई है। बहुत खूबसूरत एहसास है ये, और अल्टीमेट फीलिंग है ये। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, पूरी तरह से रिलेट कर सकती हूँ। अल्टीमेट फीलिंग है। एक और चीज़ जो एक बहुत बड़ा चैलेंज लोगों के साथ रहता है, कभी ना कभी सभी की लाइफ में एक ये पल आता है कि जब हमारे पास काम ही नहीं होता, या हम बिल्कुल ही ज़ीरो या माइनस जोन में होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर अपने आप को कैसे संभालें, क्या करें जो हम उठ सकें उस सिचुएशन से। मैं अपने ऊपर लेके बताता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोविड शुरू हुआ, हमें कोविड हो गया, और वो दूसरा वाला कोविड जो सेकेंड वेव आई थी, डेंजरस थी, डेंजरस वाला। काम ख़त्म, क्योंकि हम लोग लाइव सेशन लेते थे, हम तो ऑनलाइन के कभी ट्रेनर रहे नहीं, हमारे को तजुर्बा भी नहीं ऑनलाइन का। काम ख़त्म। लेकिन मेरा एक वर्किंग टेबल है, मैं हर रोज़ इस पर जाके बैठता था नहाने के बाद, कि मैं बहुत बिजी व्यक्ति हूँ। नेचर से मैं कन्वे करता था कि देखो मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, तुमको काम देना है। मेरी यूट्यूब भी चल रही है, इंस्टा भी चल रहा है, फेसबुक भी चल। तो किसी ने अमेरिका से मुझे फ़ोन किया, मैं नाम भी ले रहा हूँ, राजन जी हमारे एक क्लाइंट हैं और मेरे भाई भी, कि मुझे आपको अपना पर्सनल कोच रिक्रूट करना है। पर्सनल कोचिंग मैंने कभी नहीं की थी। मैंने कहा कैसे आपने चूज़ किया? बोले मैंने आपकी वीडियो देखी है और मुझे लगता है मुझे पर्सनल मेंटरिंग चाहिए। आप सोचिए 20, 21, 22, 23, 4 साल उन्होंने मुझे इतना काम दे दिया कि मुझे और ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब इतनी ज़्यादा मेरे पास कोचिंग के प्रोग्राम आ गए। मैंने नेचर को खाली ये बोला कि भाई तुम देखो मुझे, तुम कैसे यूज़ करती हो। विज्ञापन भी दे रहा था ऑनलाइन, सब कर रहा था जो घर से बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस फेज़ में 2 बातें ध्यान रखनी है।
एक उम्मीदों से भरा मन मैजिक करता है। आज की रात कितनी भी खराब हो, कल एक नया दिन होगा, ये मैजिक है। एक जो भी अच्छा हो रहा है उसका डेटा रखना है, जो खराब हो रहा है उसका डेटा नहीं रखना है। एक तो उम्मीदों से भरा मन, एक जो भी थोड़ा अच्छा हुआ पूरे दिन में उसी को याद करना है। वो नेचर के साथ आपको कनेक्ट कर देगा, ठीक है। और एक तीसरा, घर में एक शेयरिंग का वातावरण रखना है। अकेले दब जाएंगे। मेरे मामले में मैं फॉर्चुनेट हूँ, मेरी वाइफ, मेरी डॉटर, हम सब इतने ओपनली बात करते थे। इसमें मैं अपनी वाइफ को क्रेडिट देना चाहूँगा। वो हमेशा कहती थी, राजेश मैं तुम्हारा पोटेंशियल जानती हूँ, मुझे पता है कल का एक नया दिन होगा। एवरी डे शी यूज्ड टू से। अब हमें भी देखो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी, ये मोटिवेशन नहीं होता, ये सपोर्ट होता है। एवरी डे शी यूज्ड टू से। वो मैजिक हुआ। तो मैजिक कब हो सकता है मैं नहीं पता है, बट उम्मीदों से भरा मन, अच्छे चीज़ का डेटा, नेचर से कनेक्ट रहना, अपना काम करते जाना। चौथा मैं कहूँगा कुछ ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट लाना जो मार्केट में नहीं है, वरना कॉपी हो जाएंगे आप। जैसे मोटिवेशन बड़ा आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो गया था, तो मुझे लगा पर्सनल कोचिंग ऐसी चीज़ है जहाँ मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। पर्सनल कोचिंग में चिल्लाना नहीं पड़ता है, आपको घंटों सुनना पड़ता है, 1-1 घंटे के सेशन होते हैं, लास्ट में 1-2 वर्ड बोलने पड़ते हैं, लेकिन वो 1-2 वर्ड ही मैजिक है। तो ये 3-4 तरीके कि आप अपनी रूटीन ना छोड़ें। वर्क टेबल पे बैठना पड़ेगा कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास काम आ रहा है। इसको हम थोड़ी देर के लिए मैनिफेस्टेशन अगर यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं वर्ड। वैसे ये विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन में आता है। कुछ लोग इसको NLP की कैटेगरी में भी डालते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अलग अलग स्पेशलाइज लोग अलग अलग तरीके से इसका यूटिलाइजेशन करते हैं, बट सारा खेल बट माइंड का है। बेसिकली जो चीज़ है वो वही है कि आपको अपनी उसी फ्रिक्वेंसी में रखना है, हाँ, उससे बाहर नहीं जाना। मार्केट से आउट नहीं होना है। और मार्केट को ये भी नहीं बताना यार अब इस काम में दम नहीं है तो मैंने ये काम कर लिया, फिर ये काम कर, फिर आपकी परिभाषा खत्म हो जाएगी। मार्केट को ये पता लगे कि बंदे का काम अपने काम से डेविएट नहीं हुआ है, इसी को ब्रांड कहते हैं। इस कड़ी में सर एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी, जो आपने बात बोली कि जब कभी लो फील होता हाँ, है, हाँ, मैं अपनी पर्सनल बात करूँ जी, तो मैं अपनी पुरानी मेमोरीज़, अपने बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड किया है, हम कहीं आउटिंग पे गए हैं, रील्स हैं या फोटोज़ हैं, वो देख लेती हूँ। कहीं ना कहीं मैं फिर से उस पॉजिटिव जोन में पहुँच जाती हूँ। तो क्या ऐसी और भी टेक्निक्स हैं जो हमारे व्यूअर्स फॉलो कर सकते हैं जब भी वो कभी डीमोटिवेटेड हो बिल्कुल। जाएं? मैं आपके साथ पूरी तरह ट्यून्ड हूँ यामिनी जी इस टॉपिक पे। हम लोग जब गोल सेटिंग का सेशन लेते हैं तो हम शुरुआत करवाते हैं, ऐसे 10 गोल लिखो जो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं, जिस पे आपको फ़ख्र है। उससे शुरू नहीं करवाते कि कौन से गोल आप अचीव करोगे। तो व्यक्ति दो के बाद कंफ्यूज हो जाता है, दो हैं ही क्या मेरी लाइफ में गोल। मैंने कहा हैं, 10 तो मिनिमम बोले हैं, 30 होंगे। अब वो खोज नहीं पाता है। हम कहा नहीं, मैं वेट करूँगा, आधे घंटे चलने दो, माइंड के ऊपर प्रेशर। अब मैंने कहा देखो, तुमने मान लो क्रिकेट खेल रहे हो, बाउंड्री लाइन पे तुमने एक कैच पकड़ा, लोगों ने तालियां बजाई, लिखो। स्कूल में गाना गाया, लिखो। ऐसे करके मैं ट्रिगर करता रहता हूँ। तो उनको पास्ट का रेफरेंस देता हूँ अचीवमेंट का, तो धीरे धीरे बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लगती है, एक्सप्रेशन बदलने लगता है, मूड बदलने लगता है, माइंड बदलने लगता है कि अगर मैं ये 15 अचीव कर सकता हूँ तो नेक्स्ट 15 भी अचीव कर सकता हूँ। ये ब्यूटीफुल टेक्निक है। कभी कभी फ्यूचर दिखता नहीं है तो उसको पास्ट के साथ फ्यूचर को दिखाना पड़ता है। पास्ट इतना भी खराब नहीं है। हम क्या करते हैं, जो पास्ट में नेगेटिव हुआ है ना उसको हर बार याद करते हैं, तो जो अच्छी चीज़ है वो दब जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लोग जनरल एक बात करते हैं कि भाई सभी बुरे हैं, किसी पे भरोसा मत करना। मैंने कहा 4 लोगों के नाम लिख के बता दो किसने तुम्हारे साथ बुराई की। बोले 4 तो कुछ भी नहीं, मैं 10 के लिख दूँ। मैं कहा भयंकर बुराई, मतलब जिसमें आप लुट गए हो। 3 के बाद लिस्ट बंद हो जाती है, 4 के बाद बंद हो जाती है, सोचना पड़ता है। एक्चुअली वो 4 को 4000 बार याद किया गया है। तो अच्छे जो 96 थे वो दब गए। नेचर इतना बढ़िया मैथमेटिक्स में काम करती है, वो हमेशा अच्छाई को ऊपर रखेगी, बुरे कम मिलेंगे। ये नेचर का मैनेजमेंट है, मेरा नहीं है। नेचर कभी भी गद्दारी कर ही नहीं सकती है आपसे। इतनी बड़ी कायनात को चला रही है प्रकृति, कैसे कर सकती है? उसमें हम छोटे से प्यादे हैं, लेकिन हम इतना ज़्यादा उसको याद करते हैं और फिर नेचर पे क्वेश्चन कर देते हैं, नहीं मेरे साथ ऊपर वाले ने कुछ नहीं किया। आपने डेटा ठीक नहीं रखा।
आपका ये बहुत अच्छा है कि पास्ट की मेमोरीज, अच्छी मेमोरीज प्रेजेंट माइंडसेट को चेंज करते हुए फ्यूचर को बढ़िया कर देती है। ये मैंने भी अप्लाई किया हुआ, करता भी हूँ मैं। तो ये आपने पूछा कौन सी टेक्निक ऐसे फेज पे हेल्प करे। ये टेक्निक तो बिल्कुल रामबाण है, ये तो रामबाण है। और दूसरा इसके साथ साथ वो करे कि एक दिन को पूरी तरह टाइम जोन में बांटे। 3 घंटे ये करूँगा, 3 घंटे ये करूँगा। जब टाइम जोन में बांटेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या करूँ सारे दिन पता नहीं है, तब मुश्किल होगा। तो उसको थोड़ा हैबिट में टाइम जोन के साथ बांटना पड़ेगा, ठीक है। लोगों से मिलते रहना पड़ेगा, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होंगी। तो ये वाली और ये वाली दो मिलके काम करेगा तो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। ये हो नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए। एक्चुअली जब नेगेटिविटी घटती है ना तो माइंड इतना डल हो जाता है कि वो बॉडी को ना एकदम डल कर देता है। उठने का मन नहीं करेगा, बात करने का मन नहीं करेगा, किसी से मिलने का मन नहीं करेगा। जितना डल होता जाएगा माइंड और डल करता है। माइंड बहुत डेंजरस चीज़ है। माइंड ये ऐसा हथियार है कि आपको काट भी सकता है और आप इससे कट भी सकते हो और काट भी सकते हो आप। तो जितना माइंड को डल करोगे, यार आज मूड नहीं, बोलेगा ठीक है पड़ा रहे भाई और डल करता जाएगा। तो आपको इस डलनेस के साइकिल से बाहर निकलनी है, वरना आप इसके ट्रैप से। फिर आप किताब पढ़ो, पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ मोटिवेशन हो, कुछ डल माइंड जो भी पढ़ेगा और डल होगा। वही तो माइंड पढ़ रहा है ना जो डल है, वो पढ़ेगा हाँ ठीक है अच्छा कोटेशन था भाई रख, लेकिन मूड नहीं हो रहा है। तो उसको बॉडी को ठीक करके माइंड को ठीक करना पड़ेगा। इसको साइकोसोमेटिक बोलते हैं। साइको मतलब माइंड, सोमेटिक मतलब बॉडी। अगर माइंड डल हो गया तो बॉडी को दौड़ने में लगाओ, माइंड एक्टिव हो जाएगा। माइंड मेरे हाथ से निकल गया ना, चल मैं जॉगिंग कर लेता हूँ, माइंड तुरंत एक्टिव हो जाएगा। माइंड से नहीं काम कर पा रहा हूँ तो मैं माइंड को भूल जाता हूँ, बॉडी को दौड़ में लगाता हूँ, कुछ करता हूँ, मूव करता हूँ, डांस करता हूँ, तो माइंड धीरे 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 20 मिनट में एक्टिव हो जाएगा, 25 मिनट में हो जाएगा। तो ये भी एक टेक्निक है। ये भी टेक्निक है। क्या आप अपना म्यूजिक ही लगा लो? हाँ म्यूजिक लगा लो, डांस कर लो, कुछ भी कर लो, एक यूट्यूब पे म्यूजिक लगा लो, 5 मिनट में काम हो जाएगा, चेंज माइंड। अगर आपने ट्रैप में आ गए, नहीं मन नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे ट्रैप बढ़ाता जाएगा, समय को बढ़ाता जाएगा। कल भी वही बीतेगा, परसों ही बीतेगा, फिर 15-20 दिन अगर आपके बीत गए, इसका मतलब फिर आपको मेंटल हेल्थ इश्यू, आपको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। फिर दूसरा ट्रैक पे चले गए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ट्रॉमा, ये जो आजकल चल रहा है मेंटल हेल्थ इशू। तो उससे पहले तुरंत उसको रोकें। अगर ये बढ़ता जा रहा है तो फिर आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। फिर वहाँ पे हमारा टेक्निक काम नहीं करेगा, मेडिसिन की ज़रूरत है, स्पेशलाइजेशन साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, राइट। क्योंकि फिर माइंड दूसरे डोमेन में चला गया। कोशिश करो उसको बचाने की, नहीं बचता है तो फिर स्पेशलिस्ट जो है इनकी हेल्प लो, और शर्माओ मत शेयर करने में। और ये भी क्लेम ना करो अरे कुछ भी नहीं है मैं सब जानता हूँ, ये और डेंजरस है। होते नहीं कुछ दोस्त, अरे तो बेकार की बात कर रहा है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। इतना ज्ञान भी कभी कभी डिजास्टर हो जाता है। हमारी सोसाइटी में वैसे भी इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। इसीलिए ना जब बिल्कुल डेंजर जोन में आ जाते हैं तब हाथ से बात निकल चुकी होती है। तो आप अपने माइंड का ट्रैक रखो, डेटा रखो, किस तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। ये आपका मित्र भी हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है। ये है। बहुत ज़बरदस्त बात सर आपने कही। अब ब्रांड बिल्डिंग पे जो हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे नेटवर्किंग के दीवानों के लिए। हम चाहेंगे, क्योंकि ये जो आपने अभी बात बोली कि मैं कुछ नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं वो भी कभी कभी इस जोन में चले जाते हैं, तो उनको एक टेक्निक मिल गई कि एक म्यूज़िक सुन लें, कुछ अपनी पसंदीदा एक्टिविटी कर लें जी, तो वो एक्टिव हो जाएंगे। बट अब हम थोड़ा सा और ऊपर हट के ब्रांड बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं जी। तो कैसे वो कर सकते हैं और कितना इम्पोर्टेंट है ब्रांड बिल्डिंग? अब इसको हम नेटवर्क मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद जानना चाह रहे हैं। हाँ जी। देखिए, वर्तमान स्थिति में नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही चुनौती के दौर से गुजर रही है। पुराने कॉन्सेप्ट काम नहीं करेंगे, पुराना मोटिवेशन काम नहीं करेगा। मंच पे खड़े होके अगर ट्रेनर ये अपलाइन ये बोलता है मैंने हवाई जहाज खरीद लिया, या मैंने ये खरीद लिया, या मैंने स्काई डाइविंग कर ली, इसको ये सब वर्ड अब काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास एक ऐसा क्राउड आ रहा है जो कह रहा है भाई मुझे तरीका बताओ, मुझे नहीं पता है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप मोटिवेशन तो थीम रखें, बट एजुकेशन में जाएं, उसको प्रोसेस बताएं कि कैसे वो अपने रेडियस में
10 से 25 लोगों का एक अच्छा नेटवर्क तैयार करे ताकि उसकी एक इनकम फिक्स हो पार्ट टाइम काम करके, वो चाहे 10,000 रुपये महीने की क्यों ना हो। हम क्यों आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? पार्ट टाइम इनकम के लिए आते हैं। प्रैक्टिकल बात ये, हवाई जहाज खरीदने नहीं आते हैं। एग्जैक्टली। हमारा बंदा क्या करता है, पहले हवाई जहाज खरीदवा देता है। वो कहता है यार मैं इसलिए नहीं आया हूँ, मेरी इनकम 10,000 रुपये 2 घंटे काम करके हो, इसलिए मैं आया हूँ। धीरे धीरे वो नेटवर्क के साइंस को समझता है। ओह अच्छा, 8 घंटे काम करके अगर मैं 5,000 कमाता हूँ तो यहाँ 2 घंटे काम करके नेटवर्क के द्वारा 10,000 कमा सकता हूँ। अब वो धीरे धीरे समझ रहा है, धीरे धीरे समझ रहा है। तो एक तो ये चेंज करना बहुत ज़रूरी है, कोई भी कंपनी क्यों ना हो, कोई भी लीडर क्यों ना हो, कोई भी ट्रेनर क्यों ना हो। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है कंपनी लीडर और ट्रेनर को। दूसरा, अगर उसकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी मार्केट में है, क्योंकि जिसको भी वो प्लान दिखाने जा रहा है वो 15 प्लान देख चुका होगा और 15 में से 14 कंपनियों से नेगेटिव हो चुका होगा, तो इसको एंटरटेन क्यों करेगा? एक ही तरीका है, अगर उस व्यक्ति की पर्सनल क्रेडिबिलिटी है उसकी नज़र में, तभी ये व्यक्ति एंटरटेन करेगा। इसको ब्रांडिंग बोलते हैं। जब वो बोलेगा भाई मैं सब देख चुका हूँ, तब उसको कहना नहीं, मैं एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ जहाँ प्रोडक्ट रीजनेबल रेट पे है, MRP से लेके DP प्राइस से लेके जो मुझे PV या BV मिलता है उसमें गैप बहुत कम है। 100 रुपये की MRP और आपको मिले 5 रुपये प्रोडक्ट पे, तो आप तो नहीं काम कर पाएंगे। आप 5 रुपये में क्या काम करेंगे आप? तो आपको कम से कम एक अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, रिटेल भी आप करते हैं तो तू मेरे कहने पे एक बार थोड़ा समझ और ट्राई कर। तो ये जो अथॉरिटी है मेरे कहने पे, तब वो धीरे धीरे काम शुरू करेगा। ऐसे करके आपको पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन तैयार करनी है। किसी को कॉपी नहीं करना है, किसी को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको अपनी इनकम स्टेबल करनी है। और अगर बाइनरी प्लान है, बाइनरी प्लान हम सब जानते हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो अपना जो 1 2 3 4 जो कुर्सी के 4 पैर हैं उनको पहले स्टेबल करना है। अगर जनरेशन प्लान है तो 5 लेग को स्टेबल करना है और हर महीने 2 नए लोगों को रिक्रूट करना है। अगर आपने हर महीने 2 नए लोगों को रिक्रूट, क्योंकि कब ये 4 में से एक पायदान चला जाए आपको नहीं पता है, ठीक है। तो ये 5-6 प्रोसेस हैं यामिनी जी, जिसके द्वारा आपको काम करना। और बार बार हर एक का यूट्यूब नहीं देखना है। आप 2 बंदे आइडेंटिफाई करो जो आपको सूट करते हैं और अपनी इनकम को एक अच्छे जोन पे पहुंचाओ जहां महीने का 25 से लेके 50,000 आपका 2-3 घंटे काम करके फिक्स हो जाए। आपकी टीम में भी लोग 15-20 हज़ार के लेवल पे आ जाएं, तब जाके आप ये समझ लो कि आप के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और ये तभी होगा जब आप एजुकेशन सही लेंगे, प्रोडक्ट की जानकारी हो। किसी भी कंपनी का एक टॉप प्रोडक्ट होता है जो मार्केट में 80% डोमिनेट करता है, एक प्रोडक्ट। फिर उसके साथ दूसरे ऐड होते चले जाते हैं, टोटल 5 प्रोडक्ट ही होते हैं। आपको 22 प्रोडक्ट चेपने की ज़रूरत नहीं। चेपना वर्ड सॉरी ख़राब लग रहा है, मैं बोलने के मैं ये सब वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ। ये भी ले ले, वो भी, जो ज़रूरत है वो दो। 5 से 7 प्रोडक्ट में सारा काम महीने का रीपरचेज हो जाता है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो अपनी मर्जी से लेना चाहे बात अलग है। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी इमीडिएट डाउनलाइन को स्ट्रॉन्ग करें और एक अच्छा स्पॉन्सरर की भूमिका निभाएं। यानी वो हीरो ना बने कि नहीं भाई मैं फ़ोन पे अवेलेबल नहीं हूँ, तूने फ़ोन कैसे कर दिया। आपने उसको पैदा किया है, ये बात ना भूलें। तो आप उसके माँ या बाप हुए इस लाइन में, तो बच्चा आपको फ़ोन करेगा अगर वो काम कर रहा है। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा टाइम दें और उसको हेल्प करें। ये सारी चेंजेस की ज़रूरत है, वरना चिल्लाने से, उछलने से, केवल मोटिवेशन की ट्रेनिंग देने से यामिनी जी कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट और नेगेटिव होगी। आजकल मार्केट में आप देख ही रहे हैं 99 से लेके 99,000 तक का एक ट्रैक चलता है। बात 99 से शुरू होती है, फाइनली 99,000 पे पहुंचती है। एक ही कस्टमर से 10 बार हम पैसे लेते हैं। मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा है। अगर वैल्यू मैं दे रहा हूँ, नया कंटेंट दे रहा हूँ, चलेगा। अगर मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, उसी कंटेंट को थोड़ा इधर उधर करके दे रहा हूँ, तो हम बाकियों के लिए भी मार्केट ख़राब कर रहे हैं। आपको अगर नेटवर्क से पैसा आ रहा है तो आपको एजुकेशन बहुत सस्ती कर देनी चाहिए। एजुकेशन से भी कमाऊँ, नेटवर्क से भी कमाऊँ, मैं रिकमेंड नहीं करता। बहुत सस्ती कर देनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क दे रहा है ना पैसा आप, तो वो एक ही दिन में सारे अंडे खा लूँ, ये लालच होता है। नीड तो ठीक है, डिज़ायर ठीक है, लालच आपको मार देगा। ये मेरा अपनी एक सोच है और फिलॉसफी है।
बहुत बढ़िया बात सर आपने कही, कोई समझे तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि एक बारी में हमें नहीं एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो हाँ, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए अपने प्रोस्पेक्ट अब को। 100 में मान लो एक बंदा कंपनी में सफल है, बाकी चलो प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो नेगेटिविटी फैलाएंगे ना। तो आपको रिटेंशन के ऊपर ध्यान देना है, जो पुराने हैं उनसे टच में रहना है, क्या बात हुई। मैं मानता हूँ 100 में 100 सफल नहीं होंगे, लेकिन आप 20-30 तक तो लेके जाओ, 35 तक लेके जाओ, कोशिश करो 40 तक लेके जाओ, ताकि आप कह सको नहीं हम प्रयास कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके जन्मदिन पे विश कर दो, मैरिज एनिवर्सरी पे विश कर दो, कुछ कम्युनिटी प्रोग्राम कर दो, हमेशा खाली कमाने का मत सोचो। कुछ अच्छा सोशल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर दो, जो हमारे नेशनल इवेंट्स हैं जो देश से रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा अलग कुछ करना पड़ेगा। बच्चों के एग्ज़ाम आते हैं, उस पर कुछ वेबिनार सेमिनार कर दो। खाली चिल्लाना, मोटिवेशन, कहानी सुनाना, वो जमाने लद गए हैं, अब उससे कोई नहीं। और भर्ती कहानियाँ सुन ली हैं लोगों ने, अब पक गए हैं लोग, यार बहुत हो गया। बिल्कुल सही है। ये है यानी कि मेरा वर्जन ये है, एंड आई मे बी रॉन्ग, नो, मतलब। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आज का ट्रेंड है, हमारे पास मोटिवेशनल और ये एजुकेशनल वीडियोस तो भरमार है, तो एक पर्सनल टच इज समवेयर मिसिंग। या या तो बहुत अब काम मैं की जिन बात जिन है। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करता हूँ, उनकी फैमिली को मैं कोचिंग देता हूँ। बच्चों के एग्ज़ाम है मई में, उनको बुलाया मैंने 1 घंटे के लिए। मैं बुला उसको, नीट का एग्ज़ाम दे रही है, मैं उसको बुला 1 घंटे बात करूँगा। अब मेरा क्या ज़रूरत है, लेकिन चूंकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि चलो जो अच्छे लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ 1 घंटे बिता दिए, क्या जाता है। अब फैमिली इन्वॉल्व हो गई, फैमिली नेचुरली 4 लोगों को बोलेगी कि नहीं ये लोग खाली पैसे की नहीं बात करते, अदर वे में भी हेल्प करते हैं। तो हमें नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। ये सारे ब्रांडिंग में मदद करते हैं। ये पार्ट ऑफ ब्रांडिंग। यस, इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रांडिंग। सेलिंग इज जस्ट अ सेलिंग। इसमें ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बाकी कोई नहीं कर रहा है, वो ब्रांडिंग है। एक्स्ट्रा माइल, बेस्ट के भी ऊपर, कहते हैं ना आई गिव माई बेस्ट, इससे ऊपर क्या कर सकते हो ये बताओ। तो हमें अब नेटवर्क मार्केटिंग को नए पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। खाली मैंने प्रोडक्ट अच्छे दे दिए, प्लान भी बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन उससे केवल काम नहीं होने वाला। रोज़ नई कंपनियां आ रही हैं, आपको कुछ 4-5 काम ऐसे करने पड़ेंगे जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, जो लोगों को लगे नहीं यार ये सुकून है, अंदर से आवाज़ आ जाएगी यहाँ पे सुकून बहुत मिलता है, अच्छे लोग हैं। एमडी अवेलेबल है, बैठ के आपके साथ चाय पी लेता है। इतना हायरार्की नहीं कि एमडी से मिल ही नहीं पा रहे हो आप, कौन एमडी है पता ही नहीं है कंपनी में। सी ये बहुत बड़ा आजकल चला है ना। हमको सेलिब्रिटी नहीं बनना है, बनाना है ना। हम तो जब तक मेरा नीचे वाला बंदा हीरो नहीं बनेगा मैं कैसे कमाऊंगा। तो हमें हीरो बनाना है, बनना नहीं है। मैं इसमें बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल शिफ्टिंग देखना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में। ये मेरा ड्रीम है 30 साल काम करने के बाद, वरना ये चलता शायद है। उस माइंडसेट के लोग अगर आएंगे, हाँ जो माइंडसेट आप बोल रहे हो हाँ कि आप पूरी एनर्जी अपने डाउनलाइन पे लगा दो, उसको चमकाने में लगा दो, यस तो वो यस माइंडसेट जैसे ही होगा तो वो यस शिफ्ट अपने आप आ जाएगा। यस, अच्छे क्राउड आएगा। हर देखो ना, आप पैन कार्ड रोज बन रहे हैं, यानी हर बच्चा क्वालिफाई कर रहा है मेरे बिजनेस के लिए, फिर भी नहीं आ रहा, यूथ नहीं आ रहा। अभी मैं किसी पॉलिटिशियन से डिस्कशन कर रहा था कि आप एक वोट कराएं, कितने लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। तो मुश्किल से 10% हाथ ऊपर जाएंगे। होना नहीं, ये नहीं चाहिए, 100 के 100 हाथ ऊपर जाने की। पॉलिटिक्स इतना अच्छा सर्विस सेक्टर है कि हम इसमें अच्छा आना चाहते हैं। तो हमें और पॉलिटिक्स को और भी निखारना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा, ऑनेस्टी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। मुद्दे ऐसे लाने पड़ेंगे जो लोगों की ज़िंदगी को जोड़े ना कि तोड़े, है ना। तब लोग और पॉलिटिक्स आएंगे। हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग है। आप पुराने तरीके से अगर नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे वही रिजल्ट मिलेंगे जो मिलते आए हैं। आपको कंप्लीट चेंज होना पड़ेगा। और जो एक्सपीरियंस लीडर है मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, वो भी अपना कंटेंट बदलें, वो भी अपना तरीका बदलें। अब वो ज़माने लग गए कि आप एक शो ऑफ करके इंस्टा पे रील डाल रहे हैं, वो सब ख़त्म हो गए हैं। उससे काम नहीं होता। हमें लगता है होता है, उल्टा हो जा रहा है, ट्रोल हो जाते हैं। और ट्रोल हो जाते हैं। लेकिन वहीं एक लीडर कहता है नहीं मैंने क्या अचीव किया वो अलग बात है, मेरी टीम में देखिए ये रिक्शा चलाता था,
और आज 2 घंटे काम करके इनका ये ऑटो चलाता था, तब आप लीडर बने, आपकी स्टोरी है। हमारे पास स्टोरी नहीं है, अपनी स्टोरी कोई हम डफली बजा रहे हैं। हमारे पास स्टोरी नहीं है यामिनी जी, हम अपनी स्टोरी कोई डफली बजा रहे हैं। स्टोरी तो उसकी होनी चाहिए ना जिसको स्पॉन्सर किया है मैंने। ये सारे चेंजेस मैं देखना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर जब तक हम एग्जाम्पल्स नहीं दिखाएंगे तो अपने लिए तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, यस, वो तो चेक भी नहीं होगा। किसी और के बारे में बोलेंगे तो एक ट्रस्ट लेवल बिल्डअप होता है। ये जो स्पीचेस होती हैं किसी भी फंक्शन में, ये मैं बदलना चाहता हूँ, स्टोरी बदलना चाहता हूँ। वो बोले नहीं मैं नहीं बोलूँगा, मेरी टीम में 4 लोगों को मैं बुलाना चाहता हूँ, 5-5 मिनट इनसे बुलवाइए, ये कैसे आया था और कैसे बना, तब तो मेरी स्टोरी बनी। अब मैं ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हाँ है। इसको प्रमोट करना चाहता हूँ। अपनी स्टोरी मत सुनाओ, टीम की स्टोरी, टीम को बुलाओ मंच पे। मैं चाहूँगी डायरेक्टर्स भी सुने हाँ इसको। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो जी जी जी, आपने बोला है ये मैं बंद कि करवाना चाहता ये हूँ। कॉन्सेप्ट अगर हो गया तो कितना ही पॉजिटिव माहौल हो जाएगा। हाँ अपनी स्टोरी बंद करो, वो हो रहा है ना, देख रहा है ना इंस्टा पे, आपको जान चुका है। अब मैं रोज अपनी स्टोरी बताऊं जी मैं दिल्ली कैसे आया था, हो चुका, बात खत्म हो गई। पॉडकास्ट में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके 5 मिनट में बता दिए। अब उसी को 1 घंटे में आपसे बात करूं तो किसके पास टाइम है मेरी स्टोरी सुनने का। हम जो कंटेंट दे रहे हैं उससे लोगों का कितना भला हो, तब लोग पॉडकास्ट सुनेंगे। ये चेंजेस मैं करना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, बट यूज़ करने का तरीका नहीं आ रहा है। क्या आपने कुछ ऐसा डिफरेंस देखा बाहर जो डायरेक्ट सेलिंग हो रही है और हमारे इंडिया में जो हो रही है उसमें कुछ? फोकस्ड बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, स्पीचेस होती हैं, टेस्टिमोनियल शेयरिंग होती है। खाली गाना बजाना, डांस करना, फूलों की माला पहनाना, पैर छूना, चिल्ला चिल्ली नहीं है वहाँ पे। अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, कैसे वो आए, कैसे बन, मतलब पूरा सेमिनार होता है। हमारे यहाँ म्यूज़िकल एंटरटेनमेंट ज़्यादा बड़ा रूप ले लेता है। ज़रूरी है, हम चूँकि म्यूज़िक हम एक म्यूज़िकल कंट्री है, लेकिन आपको स्टोरी भी लानी पड़ेगी। खाली चेक दिखाने से नहीं होगा, आजकल तो वो भी बैन हो गया है, आप चेक नहीं दिखा सकते। तो आपको जेन्युइन स्टोरी, ऑथेंटिक स्टोरी लानी पड़ेगी, तब जाके ब्रांड बनता है, कंपनी का ब्रांड बनता है, लीडर का ब्रांड बनता है, और प्रोडक्ट का ब्रांड बनता है। पूरी प्रोफाइल ऐसे तैयार होती है। तो आपने क्यों बनाई है नेटवर्क मार्केटिंग में? 2-4-5 साल में पैसे कमा के आप स्विट्ज़रलैंड चले गए इसलिए बनाई है, या 100 साल 1000 साल भी आपको लोग याद करें इसलिए बनाई है? पहले ये सोचिए मैंने बनाई क्यों है कंपनी। ये मेरा अगर मैं इस हालत में हूँ उनको सलाह देने की मान सके तो अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोला है कि अगर हम स्टोरीज प्रमोट करें रादर देन खुद खुद को हाँ प्रमोट करना, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात होगी, बहुत जेन्युइन बात होगी। यस, और ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए ये आना चाहिए, कंपनीज में। ये बहुत ही अच्छी ये आना चाहिए। अच्छी चीज़ आपने शेयर की है। या होपफुली लोग मानेंगे भी। हाँ ट्रेनिंग जो कंपनीज में हो रही है, एक एक यहाँ पर एक चीज़ होती है कि कंपनीज क्या करती हैं, अलग अलग ट्रेनर्स को लेके आती हैं। तो कंपनीज को एक ही ट्रेनर रखना चाहिए या चेंज करना चाहिए? क्या आप मानते हैं, क्या ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? मेरा इसमें ये मानना, जैसे क्रिकेट की टीम है, उसमें बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, और एक ओवरऑल कोच है। तो किस ट्रेनिंग का कौन सा कोच है, ये स्पेसिफिकेशन ज़रूरी है। मैं 1-2 एरिया देख सकता हूँ, सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग में नहीं दे सकता, राइट, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में नहीं दे सकता, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, प्लान कैसे दिखाना है। लेकिन पीपीटी जो बनाने वाला ट्रेनर है वो अलग है। तो किस चीज़ का ट्रेनर है वो देखना पड़ेगा। उसमें एक ही हो तो अच्छा है, उसमें 2 आ जाएंगे तो क्लैश हो जाएगा। मतलब फील्डिंग कोच अगर 2 आ गए तो किसकी बात सुनो? अभी मैं कुछ बोल के गया, दूसरा उल्टा बोल देगा, होता है ये कभी कभी। तो आपको एरिया वाइज डिफाइन करके ट्रेनर या कोचेस रिक्रूट करने हैं। और फिर अगर हो सके तो वो फिर नेटवर्किंग ना करे तो अच्छा है, क्योंकि नेटवर्किंग ट्रेनिंग बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये भी मैं देख रहा हूँ आजकल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बाइस्ड हो जाएगा, अपनी टीम को ट्रेनिंग देगा तो थोड़ा इमोशनली कुछ और मामला हो जाएगा। सबकॉन्शियसली लोग सोचेंगे यार ये दे तो रहा है ट्रेनिंग, बट एक्चुअली वो मेरा अपलाइन नहीं है। ये बड़ा क्लैश हो जाता है। ट्रेनर को न्यूट्रल रहना पड़ेगा।
तो आपको अलग अलग एरिया के हिसाब से ट्रेनर देखने। ट्रेनर आजकल, जैसे आपने प्रश्न पूछा ना कि एक ही ट्रेनर, एरिया भी तो एक नहीं रहा ना आज की डेट में, एरिया अलग अलग बढ़ गए हैं। बिल्कुल सही है। राइट। एक कैटेगरी है पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, ब्रांडिंग, एक एरिया ये हो। एक है सॉफ्टवेयर का ट्रेनर, एक हो गया प्रोडक्ट का ट्रेनर, राइट। इसी तरह एक हो गया बिजनेस प्लान को ठीक से प्रेजेंट करने का ट्रेनर, पीपीटी बनाने, अलग अलग है। तो बट उसमें एक ही होना चाहिए मेरे विचार से, वरना मिसलेनियस हो जाएगा, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ये गड़बड़ हो जाएगी। यही गड़बड़ हो रही है, इसको सुन रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, कोई भी ट्रेनर ठीक नहीं है। नहीं, तुम्हारा माइंड ठीक नहीं है। एक उलझे हुए मन को सुलझा हुआ ट्रेनर भी नहीं जमेगा। इतनी सूचनाएं भर ली, अब किसको ट्रेनिंग, तुम हो कौन? वरना ट्रेनिंग बढ़िया है मार्केट में, ऐसी नहीं है, मैं भी देखता हूँ अच्छी ट्रेनिंग है, लेकिन लेने वाला हर जगह भाग रहा है। और फिर मैं रिपीट करता हूँ, आपको एक फील्ड के 2 गुरु बनाए, ऑनलाइन ऑफलाइन, कि मैं इस लाइन का ये 2 लोगों से इस साल सीखूंगा, फिर 2 लोग, अगर आप 10 करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लो लीडरशिप है, कि मुझे लगता है लीडरशिप पे ये दोनों लोग अच्छा बोलते हैं, इनके कंटेंट को मैं प्रैक्टिस करके अपना कंटेंट बनाऊंगा। अब 10 लोगों का मैं लीडरशिप पे सुनूंगा, हो सकता है 10वां नंबर 1 नंबर वाले को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे, मैं कंफ्यूज हो जाऊँ। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है उसकी नज़र में, वो ठीक कर रहा है, लेकिन मेरी कैपेसिटी नहीं है पकड़ने की, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। मेरी अभी कैपेसिटी नहीं है पकड़ने की, तो बेटर है मैं 2 को लेके चलूं, ये कहना चाह रहा हूँ। और सर, आप डायरेक्ट सेलिंग में क्या चैलेंजेस, क्योंकि आप फील्ड में हैं इस टाइम पर, डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं, तो और बहुत सारी ट्रेनिंग्स और कोचेस आप दे रहे हैं, तो क्या चैलेंजेस आप देखते हैं एक डायरेक्ट सेलर के साथ, जिन चीज़ों पे काम करना चाहिए? अभी भी एक ऑर्गेनाइज बिजनेस नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है। अरे एक आईडी लगा दो, अरे काम तो शुरू कर, ऐसा नहीं होता है। आपने एक बिजनेस करने का डिसीजन लिया है, आपने इन्वेस्टमेंट, चलो भले ही ज़्यादा ना कि, टाइम का इन्वेस्टमेंट है, कमिटमेंट का इन्वेस्टमेंट है, डेडिकेशन का इन्वेस्टमेंट है। जैसे एक ऑर्गेनाइज बिजनेस करते हैं ऐसे इसको करना पड़ेगा, ये चैलेंज देखता हूँ। अभी भी लोग सीरियसली नहीं करते। अरे एक आईडी लगा, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। एक तो ये है, एक है हमारे घर की जो हाउसवाइफ या फीमेल है, वो इस काम में मैजिक कर सकती है, उनको हम अगर जितना इंक्लूड ऐड करेंगे घर से, वो मैजिक कर देंगे। तो उनके लिए एक मैसेज आप दे सकते हैं? उनके तो लिए मैसेज है कि आप इस बिज़नेस को घर से करो, वर्क फ्रॉम होम। एंटरप्रेन्योर एक वर्ड है, सोलोप्रेन्योर एक वर्ड है। मैं वो हाउसवाइफ को कहता हूँ वर्कोप्रेन्योर फ्रॉम होम, मतलब हाउस एंटरप्रेन्योर या होम एंटरप्रेन्योर, मैं उनके लिए कहूँगा। आप घर से इसको करो, आपका पे आउट उनसे ज़्यादा आएगा जो बाहर से कर रहे हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली जूम चलाना, 40 मिनट का फ्री सीखना है, और कुछ नहीं करना है, और सही कंपनी हो और सही ट्रेनर हो, मामला जम जाए। एक और इस चीज़ में, एक जो आपने बात बोली है कि घर से काम करें, एक समस्या जो औरतों के साथ आती है, बीइंग अ वुमेन मैं ये शेयर कर सकती हूँ, आप उसका सोल्यूशन देंगे होपफुली, कि एक औरत क्या सोचती है कि मुझे काम भी करना है, मेरे पास घर के भी कुछ काम है, जो वो समझती है कि, और ये भी मेरे को लगता है भ्रम है हम औरतों का, कि मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। अब मुझे वो काम भी करना है जो मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, घर का काम, और वो काम भी करना है जो मैं करना चाहती हूँ अपने करियर के लिए या फ्यूचर के लिए, या एज अ हॉबी, या एक अर्निंग सोर्स हो जाए मेरे लिए। तो वो दोनों में फंस के रह जाती है, और उसमें कहीं ना कहीं पिस्ड आउट हो जाती है, या खुद को हार्म कर लेती है मेंटली, या थक जाती है बहुत ज़्यादा। उसका एक सोल्यूशन आप कैसे देंगे? आपने ही प्रश्न में जवाब दे दिया कि मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। ये विचारधारा ही, मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, अगर ये हम्बलनेस के साथ है तो पॉजिटिव है। मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, अगर ये ईगो के साथ है तो नेगेटिव है।
तो अगर वाकई आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता तो आप उस काम को ऐसे डेलीगेट करेंगी कि आप जिसको डेलीगेट करेंगी वो और अच्छा करे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने बोली, डेलीगेट। है ना? अब ये औरतें करना नहीं देना चाहती, हाँ, ये इम्पोर्टेंट आप ही तो क्लेम कर रही हो कि मुझसे अच्छा कोई काम नहीं, तो फिर डेलीगेशन में आप अच्छा नहीं कर पा रही, इसका मतलब कहाँ आप अच्छा कर पा रही? और ये आप 90% Yes. औरतों की प्रॉब्लम है। आप ये कहें जो आप नहीं कह पा रही हैं, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। एक्चुअली शब्द हम कह रहे हैं मुझसे अच्छा कोई नहीं, बट मेरे को विश्वास नहीं, ये काम गड़बड़ कर देगा, अंदर में ये चल रहा है। आपको विश्वास करना पड़ेगा, सामने वाला गलती करेगा उसको सिखाना पड़ेगा, हाई पिच पे नहीं, धीरे से सिखाना पड़ेगा। अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। बट वही ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी ब्लेम और कंप्लेन इस दो वर्ड में चलती है। सुबह से शुरू होता है 6 बजे से और रात को 11 बजे तक ब्लेम कंप्लेन। अगर वो वाकई अपनी लाइफ को बदलना चाहती हैं, और मैं उम्मीद है बदलना चाहती हैं, तो आज से ये डिसाइड करें कि भाई हर काम में मुझे परफेक्ट नहीं होना है, हर काम में मुझे एक्सेलेंट होना है। दोनों में फ़र्क है। परफेक्ट मतलब एकदम नो मिस्टेक, एक्सेलेंट मतलब थोड़ा मोड़ा है बट इसको थोड़ा मैं डेलीगेट कर देती हूँ ताकि मैं अब इधर ध्यान दूँ। हर चीज़ को पकड़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। डिसीजन का ऊपर है सारा, डिसीजन का मैटर, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी वो भूख लगी नहीं है, अभी खाली माइंड ने सोचा है, भूख नहीं लगी। तो सर आज हमने बहुत कुछ जाना आपके लिए, आपसे डायरेक्ट सेलिंग और उसके बियॉन्ड भी जो किसी भी फील्ड में अप्लाई हो सकती हैं टिप्स। अब हम चाहेंगे डायरेक्ट सेलर्स के लिए या एक आप कुछ 2-3 टिप्स ऐसी छोड़ दें कि जब भी वो कभी अटक जाएं अपने काम में तो उन्हें याद करके आगे बढ़ जाएं। आज का दिन कितना भी खराब हो, कल एक नया दिन होगा। ब्यूटीफुल। ये सोच के सोना है। ठीक, पहला तो ये है। दूसरा ये है कि हर चीज़ में हीरो बनने की कोशिश करोगे तो किसी एक चीज़ में चैंपियन नहीं बन पाओगे। 25 लोगों की लिस्ट बनाओ जो आपको जानते हो और जो आपके कहने पे एक बार काम शुरू कर देंगे। इसको आप स्ट्रेंजर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन पहले नोन की लिस्ट बनाओ क्योंकि वो आपके नोन लिस्ट में है। नंबर 2। नंबर 3, ज्वाइन करो वन करो ये भाषा का इस्तेमाल ना करो। मैंने ये बिज़नेस शुरू किया है, आप इसको समझो, बताओ आप मेरे को कैसे हेल्प कर सकते हो। हेल्प एक ऐसा वर्ड है यामिनी जी जो हर व्यक्ति करना चाहता है और उसके ईगो को सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये बहुत काम की बात है ना? आप मुझे इसमें हेल्प कर दो, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, आप ना करो तो चलो मुझे हेल्प कर दो बस। चांसेस हो क्या नहीं, चलो मैं भी शुरू कर वो नहीं भी करेगा तो वो किसी और के नाम सजेस्ट कर देगा। ठीक है। और नंबर 4, इधर उधर इस सिटी में जाऊँ उस सिटी में, पहले अपने रेडियस में अपनी इनकम को स्टैब्लिश करो। आपने अपनी इनकम को नीचे नहीं लानी है, 5 से शुरू करो, 5, 6, हर वीक हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ। झट से ऊपर जाओगे तो झट से नीचे आओगे। और आपकी इमीडिएट जो फ्रंट लेग है उनको पकड़ के रखो, उनके साथ हो सके तो सोने के पहले आधे घंटे का जूम रोज करो। फालतू बातें होंगी, कोई बात नहीं, कैसा रहा आज का दिन, इमीडिएट जो है बस आदत पड़ जाएगी। 5-6 काम करने हैं, कोई रोक नहीं सकता आपको। वंडरफुल सर, वंडरफुल। तो ये जो हमने हमारा पॉडकास्ट था ये आई एम श्योर बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल देगा अगर वो इसको गहराई से, तसल्ली से, इत्मीनान से सुनेंगे और सोचेंगे और इसका निचोड़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट था और मैंने भी बहुत कुछ सीखा इस पॉडकास्ट से। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत थैंक यू। तो दोस्तों आज आपने जाना कि मैनिफेस्टेशन के असली मायने क्या हैं। वो क्या एक छोटी सी बात है जिसे आप अपना कर पूरे गोल्स अपनी ज़िंदगी के पार कर सकते हैं। क्या वो बातें हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आपको ध्यान में रखनी चाहिए? क्या वो गोल्डन टिप्स हैं जो अपनानी चाहिए ताकि आप भी एक बहुत ही सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर बन सकें? आई एम श्योर आपने बहुत कुछ सीखा होगा राजेश अग्रवाल जी से। तो अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।